नमस्कार, चस्काई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पंजाब घूमने का आज मेरा तीसरा दिन है और हम निकल रहे हैं लुधियाना से अमृतसर के लिए। करीब 130-140 किलोमीटर दूर है वो, यहाँ से बाय रोड जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन में हमारे लिए क्या क्या रखा है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, ऊंचे पेडेस्टल पर बना हुआ है और इंटरेस्टिंग है। बाहर से दिखने में मंदिरों से अलग दिखता है। एक दिन मैं इसके अंदर जाऊंगी। ये जो क्लॉक टावर है ये भी काफ़ी पहचान है लुधियाना की। काफ़ी जगहों को इसके आसपास की से इस क्लॉक टावर से आइडेंटिफाई किया जाता है। इंटरेस्टिंगली पहले क्लॉक टावर्स कितने सारे बनाए जाते थे, अब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। आधे से ज़्यादा लुधियाना में फ्लाईओवर बने हुए हैं, पतले पतले फ्लाईओवर। कहीं वन वे हैं, कहीं टू वे हैं और इस तरीके से ऊपर से ही हम लुधियाना से निकल करके बाहर आ गए अमृतसर वाले हाईवे पर। इस समय सुबह के 7:30 बजे हैं। मॉनसून का समय है, अगस्त का महीना है और लगभग ऑलमोस्ट हर दिन ही बारिश हो रही है। फिर भी बहुत ज़्यादा स्मॉग है, धुआं है, साफ दिखाई दूर तक नहीं दे रहा है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है क्योंकि इस मौसम में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जालंधर यहाँ से 51 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर है अमृतसर। अभी थोड़ी देर में सतलज नदी आएगी जिसके ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे। बाइकर्स का एक ग्रुप गया यहाँ से अभी और उनको देख करके मुझे भी जोश आ गया। और आजकल वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा मन है बाइक सीखने का और हो सकता है कि अब अगला जो चीज़ जो मुझे सीखनी हो वो बाइक ही हो और जल्द ही आप मुझे बाइक पर भी देखें। जालंधर पहुंच गए हैं। जालंधर करीब 60 किलोमीटर है लुधियाना से और यहाँ से अभी 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट लगने वाला है अमृतसर पहुँचने, जो कि यहाँ से अभी 88 किलोमीटर और है। जालंधर काफ़ी पास है लुधियाना से और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बीच में बस 1-2 ही पैचेस आए जहाँ पर खेत थे, उसके अलावा बाकी पूरा ऐसा लगा जैसे कनेक्टेड सिटी हो, ये अलग एक शहर है और ऐसा फील ही नहीं आई। पूरे तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर मार्केट है या फिर कुछ दुकान है, कुछ तो चलता रहा और कंट्री साइड का या बाहर सिटी से निकलने का ऐसा कोई भी फील बिल्कुल भी नहीं आया। हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और जो साइन बोर्ड हैं वो बता रहे हैं कि एक तरफ इस तरफ जाएंगे तो है होशियारपुर और इस तरफ पठानकोट है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सुने हुए नाम है पठानकोट, होशियारपुर। साइन बोर्ड्स जो और कुछ इंटरेस्टिंग बहुत सुने हुए नाम बता रहा है, उनमें से एक है ब्यास जो यहाँ से अब केवल 8 किलोमीटर दूर है और अटारी है यहाँ से करीब 80 किलोमीटर, जबकि अमृतसर अब 55 किलोमीटर के करीब है। और अब पहली बार है कि इतना चलने के बाद दोनों तरफ खेत आ गए हैं, बड़े बड़े खेत। ब्यास नदी आने वाली है, बस हम क्रॉस करने ही वाले हैं ब्यास नदी को।
बहुत ही सारा पानी था इस समय ब्यास नदी में, पर अनफॉर्चुनेटली हम रोक करके उसको देख नहीं पाए ठीक तरीके से, क्योंकि रोकने की जगह नहीं थी वहाँ पर। लेकिन मज़ा आ गया उस नदी को देख करके। अटारी बॉर्डर 80 किलोमीटर। प्लेन रखा था, प्रोबेबली रेस्टोरेंट है वो कोई। से बस 3 किलोमीटर है गोल्डन टेम्पल। सबसे पहले गोल्डन टेम्पल में जाएंगे और 1 किलोमीटर के बाद इस ग्रैंड ट्रंक रोड को हम छोड़ देंगे और लेफ्ट साइड में सिटी है जिसमें गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर है। कुंभ मेले में जाने जैसा एहसास हो रहा है और चांदनी चौक में भी जाने पर ऐसा ही लगता है। हर तरफ से लोग आ रहे हैं और बहुत ही वाइब्रेंट जगह है। गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने पहुंच गए। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मार्केट है और खाने पीने के भी बहुत सारे अड्डे हैं यहाँ पर। काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जगह में आने के लिए। सिख धर्म का ये सबसे बड़ा तीर्थ है और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हरमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, गोल्डन टेम्पल भी इसको कहा जाता है, इसके बाहर काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी ये खुला हुआ है और कुछ इस तरीके से ये बाहर से दिखाई देता है। इसको गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया था 1581 से 1604 के बीच में, और जब इसका निर्माण हुआ था तब ये ऐसा नहीं दिखता था। इसके ऊपर सोना नहीं मढ़ा हुआ था, तब ये ईंट, चूने और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। इसको बनने के लगभग 230 साल बाद जब सिख साम्राज्य स्थापित हुआ तो महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को सोने से मढ़वाया। उन्होंने लगभग 1830 के दशक में मंदिर के ऊपरी हिस्से में और गुंबद पर करीब 750 किलो शुद्ध सोना चढ़वाया। यही वजह है कि इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से अब जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल का एक और आश्चर्य है यहाँ का लंगर, जो अब मेरे सामने है। इस लंगर में हर दिन कम से कम 50,000 से 60,000 लोग खाना खाते हैं और जो ख़ास त्योहारों वाले दिन होते हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो नंबर है ये 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। लंगर की परंपरा गुरु नानक देव जी ने खुद से शुरू की थी और इसके पीछे मकसद था कि सब लोग बराबर साथ में बैठकर खाना खाएं। इस पर्टिकुलर लंगर में हर दिन करीब 2000 किलो आटा, 1500 किलो दाल और करीब 2 लाख रोटियां बनती हैं। और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ कोई मजदूरी नहीं है, बल्कि सभी लोग आकर के खुद सेवा करते हैं वॉलंटरीली खाना बनाने का, और बाकी का जो सारा काम है लंगर का वो संभालते हैं। लंगर का बस एक ही संदेश है कि हर इंसान बराबर है। कितनी सुंदर ये परंपरा है लंगर की।
अब मैं स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाहर आ गई हूँ। अंदर बहुत भीड़ थी, बेतहाशा भीड़ थी। काफ़ी देर तक हम लाइन में लगे, लेकिन फिर भी जो मेन मंदिर है उसके अंदर तक नहीं पहुँच पाए। फिर भी जो बाहर से स्वर्ण मंदिर का जो ग्लोरी है वो एक देखने का चांस तो मिल ही गया। सरोवर के बैकग्राउंड में इतना सुंदर शानदार चमकता है। अब यहाँ से बाहर निकल करके पास में ही है जलियांवाला बाग, वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से चलेंगे अटारी बॉर्डर पर। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर से बहुत पास है, तो देर नहीं लगी और जल्दी ही हम जलियांवाला बाग पहुँच गए। ये वो तंग रास्ता है जो एक वजह था इसके अंदर। उस फेटफुल डे जो लोग थे तंग रास्ते की वजह से बाहर नहीं भाग पाए थे। इस रास्ते को उस दिन की याद में अब कुछ इस तरीके का बना दिया गया है। जलियांवाला बाग है ये, और यहाँ अमर ज्योति यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही एक छोटा सा म्यूज़ियम है जिसमें पंजाब से शहीद हुए आज़ादी के समय और उसके बाद लोगों के नाम हैं, उनके फ़ोटो हैं, और साथ ही एक छोटी सी मूवी भी चल रही है जो जलियांवाला बाग और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जो शहीद होने की कहानी है उसको कहती है। ये स्मारक है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में बनाया गया है, मासूमों की याद में जो यहाँ पर शहीद हुए। और ये है जलियांवाला बाग का वो कुआं। गोलियों से बचने के लिए लोग कुएं में कूदे और उसमें उनकी जान चली गई। 120 लोगों की बॉडीज उस कुएं से निकाली गई हैं। गोलियों के निशान दीवारों पर आज भी मौजूद हैं। ये जगह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की आज़ादी की लड़ाई की गवाह है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे, निहत्थे और मासूम। उनको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है। तभी ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने इस जगह को घिरवा करके सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 1650 गोलियां चलाई गई और सैकड़ों लोग यहीं पर शहीद हो गए। अब जीटी रोड पर वापस आ गए हैं वाघा अटारी बॉर्डर के लिए। यहाँ से वाघा अटारी बॉर्डर करीब 30 किलोमीटर दूर है और जो बॉर्डर सेरेमनी है वो शाम को होती है। प्रोबेबली उसको अटेंड हम नहीं करेंगे, लेकिन बॉर्डर देख करके आने का मन है। गोल्डन टेम्पल के बाहर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट है जिसमें अमृतसरी जूतियों से लेकर के कपड़े, खाना और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ पर थोड़ा शॉपिंग करने का या फिर सामान को देखने का मेरा मन था, लेकिन इतना ज़्यादा सल्ट्री वेदर है और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि हिम्मत नहीं बची थी वहाँ पर थोड़ा समय स्पेंड करने की। तो एक बार फिर से कभी बाद में अमृतसर आएंगे तो वहाँ ज़रूर जाएंगे, लेकिन इस समय बहरहाल हम निकल गए हैं यहाँ से वाघा बॉर्डर की ओर। केवल 5 किलोमीटर अटारी बॉर्डर बचा हुआ है। अमृतसर काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी देर तक सिटी चलती रही। मुझे ऐसा फील हुआ एक बार कि एकदम बॉर्डर तक ही हम पहुंच गए हैं, लेकिन अब जो है सिटी एंड हो गई है। बीएसएफ के काफ़ी सारे कैंप्स दिखाई देने लग गए हैं और इसके साथ ही खेत भी आ गए हैं, आउटस्कर्ट्स में पहुँच गए हैं। और बस अब 5 किलोमीटर और है यहाँ से अटारी बॉर्डर, वाघा अटारी बॉर्डर। लाहौर 23 किलोमीटर, मात्र 23 किलोमीटर में लाहौर है यहाँ से। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग और मेरे लिए कम से कम, और मुझे ऐसा पता नहीं था बिल्कुल भी कि इतनी पास है यहाँ से लाहौर। और यहाँ पर एक व्यक्ति ने कार के इधर उधर खड़े हुए कार रोक ली ज़बरदस्ती और फिर ये लगा दिया शीशा खुलवा करके, और इसके 50 रुपए, मतलब 2 लोगों के लगाने के 100 रुपए उसने ले लिया हमसे। फाइनली वाघा अटारी बॉर्डर पर हम पहुंच गए हैं। पास ही एक गांव है जिसका नाम है अटारी, तो इसी वजह से इस जगह का नाम वाघा के साथ अटारी बॉर्डर भी है।
बॉर्डर सेरेमनी एकदम एक मूवी की तरह है, बहुत अच्छी मूवी की तरह, जिसमें बहुत सारा रोमांच भी है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पे पॉपकॉर्न भी मिल रहे हैं, तो आराम से पॉपकॉर्न लेकर के और कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर के उस मूवी को देखा जा सकता है। हमें पता चला कि कुछ ही देर में ये गेट खुलने वाला है। हम भी लाइन में लग गए हैं, काफ़ी लंबी लाइन है। होपफुली जल्दी गेट खुलेगा और हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा। चाय कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, गरम पैंटी, सनफी, पानी वाला ठंडे। फाइनली मैं अंदर आ गई हूँ और ठीक स्वर्ण जयंती द्वार के सामने पहुंच गई हूँ। अंदर पहुंचने का जो इंथुजियाज्म है और चार्म है वो एक अलग ही बात है। और यहाँ पर क्वालिटी आइसक्रीम से लेकर के पॉपकॉर्न से लेकर के सारे कोल्ड ड्रिंक से लेकर के बहुत सारे फ्रूट सब कुछ मिल रहा है। और सब लोग कह रहे हैं कि ये लास्ट शॉप है, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो जो भी लेना है वो यहीं पर ले सकते हैं। दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। स्वर्ण जयंती द्वार। अब मैं पहुंच चुकी हूँ अंदर और ये पूरा इंडियन साइड है और ठीक सामने उस तरफ पाकिस्तान का साइड है। बहुत ही पास लग रहा है। पाकिस्तान के साइड में जो सबसे पास का गांव है वो वाघा गांव है लाहौर ज़िले में, जबकि भारत की तरफ अपना अटारी गांव है अमृतसर ज़िले का, इसलिए इसको अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है। जॉइंट चेक पोस्ट है, काफ़ी मशहूर बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है ये। और ये जो सेरेमनी अभी होगी इसको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं और ये यहाँ पर रोज़ होती है, जिसमें दोनों देशों के सैनिक एक साथ परेड करते हैं और सम्मान अपने अपने झंडे उतारते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद दर्शक दीर्घा में थोड़ा सा समय बिताने के बाद और एक पॉपकॉर्न और एक चिप्स पैकेट खाने के बाद और एक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ी देर यहाँ रुका जा सकता है। फाइनली डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रुक ही जाते हैं। जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब जो सेरेमनी है उसको देख करके ही जाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं और देशभक्ति से ओत-प्रोत माहौल यहाँ पर बन चुका है। पाकिस्तान के साइड में भी अब काफ़ी सारे दर्शक आ चुके हैं। हालांकि उनका आधा स्टैंड भरा हुआ है और आधा अभी खाली दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो हिंदुस्तान के टाइम जोन से आधा घंटा पीछे है, तो हो सकता है इस वजह से भी वहाँ पर देरी से लोग आ रहे हो और उनका झंडा अब चढ़ाया जा रहा है, जबकि हमारा झंडा जब मैं अंदर आ रही थी तो उस समय तक फहर रहा था। सेरेमनी का सबसे बेहतरीन हिस्सा था बीएसएफ के जवान द्वारा किया गया जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, जिसने लगभग 45 मिनट तक माहौल को जोश और देशभक्ति से सराबोर रखा। इसी के साथ आज की हमारी यात्रा भी यहीं पर ख़त्म होती है। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का-ए ज़िंदगी। अलविदा।